मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर है। वो लिखते हैं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। चाँद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। वक्त रुसवाई का है और सबकी रुसवाई का है। नूपुर शर्मा को ही लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की नेता थीं, अब नहीं है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की तो एक तबका रुसवा हो गया, और रुसवा क्या खफा हो गया, इतना कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग होने लगी, प्रदर्शन होने लगे। लेकिन न तो नूपुर शर्मा पर कोई फर्क पड़ा और न ही उनकी पार्टी के आला नेताओं पर। लेकिन बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई, और इतनी दूर पहुंची कि खाड़ी देशों में भी नूपुर का विरोध हो गया। तो फर्क पड़ा नूपुर शर्मा को भी, उनकी पार्टी को भी, और नतीजा पार्टी ने नूपुर शर्मा को रुसवा कर दिया, सस्पेंड कर दिया पार्टी से, बयान जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है और ऐसी किसी भी टिप्पणी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो अब लोग बीजेपी के इस एक्शन से रुसवा हो गए, और ये बात दूर तलक नहीं गई, भारत में ही रह गई। और भारत के लोगों ने, खास तौर से बीजेपी के समर्थकों ने ही खुलेआम अपनी रुसवाई का इजहार कर दिया। सोशल मीडिया पर रुसवा लोगों की बाढ़ आ गई। अब रुसवा दोनों ही पक्षों के लोग, नूपुर शर्मा के आलोचक भी और नूपुर शर्मा के समर्थक भी। ऐसे में यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर कौन है नूपुर शर्मा, जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की मुखालफत हुई है। और आखिर कितने ताकतवर हैं ये खाड़ी देश कि उनके दबाव में बीजेपी को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता तक को सस्पेंड करना पड़ा है। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राष्ट्रीय स्तर पर नूपुर शर्मा को ख्याति मिली थी साल 2008 में। तब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता था और प्रेसिडेंट बनी थी। उस वक्त ये बड़ी बात थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर कांग्रेस की यूथ विंग NSUI का कब्जा था और प्रेसिडेंट पद के अलावा सभी पदों पर NSUI के लोगों ने ही जीत रखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और लॉ करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नूपुर शर्मा ने मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई तो बेहद अच्छी है, लेकिन सक्रिय राजनीति में उतरने के साथ ही उन्हें मात भी खानी पड़ी। 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नूपुर शर्मा ही खड़ी हुई, लेकिन 31,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गई। 2017 में जब मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी नई टीम बनाई थी, जिसमें नूपुर शर्मा को दिल्ली बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया था। और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सितंबर 2020 में अपनी नई टीम बनाई, तो फिर नूपुर शर्मा को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। फिर तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, IT सेल के मुखिया अमित मालवीय, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत पांडा तक उन्हें ट्विटर पर फॉलो करने लगे। हिंदी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ ने उन्हें टीवी मीडिया का भी चहेता बना दिया, और यहीं पर नूपुर शर्मा से गलती हुई। टीवी डिबेट के दौरान ही उन्होंने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद के बीच में पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी, जो एक पक्ष को नागवार गुजरी। और फिर तो बात खाड़ी देशों तक पहुंच गई, जिनके रिएक्शन की वजह से बीजेपी को नूपुर शर्मा पर एक्शन लेना पड़ गया। लेकिन क्या सच में खाड़ी देशों का रिएक्शन इतना मायने रखता है कि बीजेपी को अपनी सबसे तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से हटाना पड़ गया? आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बात समझ में आए कि हुआ क्या है। दरअसल सब खेल पैसे का है, और पैसा बोलता है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं, तो इस मामले में भी पैसा ही बोल रहा है। कैसे, उसे समझिए। खाड़ी देशों में भी 6 देश हैं: कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, UAE और ओमान। इन्हें मिलाकर कहा जाता है GCC, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। भारत अपने तेल की जरूरतों का करीब 40% हिस्सा इन्हीं देशों से खरीदता है। 2021-22 में इन सभी देशों के साथ भारत का कुल कारोबार करीब 11,54,193 करोड़ का रहा है। पिछले 22 साल यानी कि साल 2000 से साल 2022 के बीच इन सभी 6 देशों से कुल मिलाकर 1,12,100 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI भी आया है। इन सभी 6 देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जो इन देशों में प्रवासी कामगारों का करीब 30% हिस्सा। भारत की तमाम बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां
जैसे कि L&T, जिंदल, EPIL और शाहपुरजी पालोंजनी ने इन देशों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। 2022 में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके लिए तैयार किए जा रहे अल रयान स्टेडियम की क्षमता करीब 40,000 की है और भारतीय कंपनी L&T उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि खाड़ी देशों का पैसों के मामले में भारत के लिए महत्व क्या है। और बात पैसे की हुई है तो थोड़ी राजनीति भी कर लेते हैं। UAE ऐसा देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा है। सऊदी अरब के भी किंग सलमान PM मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान शाह ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज से नवाज चुके हैं। बहरीन के राजा ने भी PM मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से नवाजा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 बार UAE, 2 बार सऊदी अरब और एक बार बहरीन, ओमान और कतर की यात्रा कर चुके हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से भारत के रिश्ते बेहद अच्छे थे। साल 2006 में तो सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इस कोरोना काल में भी भारत ने खाड़ी देशों की खूब मदद की है। तो जाहिर है कि फर्क तो पड़ना ही था। खाड़ी देश मुस्लिम देश हैं और वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई छोटी टिप्पणी को भी गंभीरता से लिया जाता है। तो अब तो पूरा का पूरा मीडिया ही इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने लगा था। इन देशों ने भारतीय राजदूतों तक को तलब कर लिया था और उनसे सवाल जवाब हुए थे। और नतीजा सबके सामने है कि अब नुपुर शर्मा न तो बीजेपी की पदाधिकारी हैं और न ही बीजेपी की सदस्य, लेकिन अब भारत में ही एक तबका प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़ा हो गया है। नुपुर पर एक्शन लेकर बीजेपी ने बाहरी बखेड़े को तो शांत कर दिया है, लेकिन अब उसे अपने ही देश में अपने ही वोटरों की रुसवाई का सामना करना है। बीजेपी इसे कैसे कर पाएगी और प्रधानमंत्री मोदी वोटरों की इस रुसवाई को कैसे शांत कर पाएंगे, ये अभी देखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।